जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और मैं शत्रुघ्न सर। और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड प्रश्न को हम लेकर आ चुके हैं। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक जो आपके पेपर चलने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी जो हैं इन क्लास को अंत तक देखिएगा और साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा। इस क्लास में आपको इम्पोर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न, मैथ्स के प्रश्न, जीके जीएस और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कराएंगे। तो आप अंत में जो हैं अपना स्कोर भी बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास के प्रश्न की ओर। उससे पहले साथियों, यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन घंटी को भी आप ज़रूर ऑल पर रखिएगा, ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और ये डेली क्लास आपको 5 AM पर मिलते हैं। तो साथियों, आप ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो चलिए आज की क्लास के प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न में देखो, कहता है कि अफ्रीका का संबंध जो है अल्जीरिया के साथ है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संबंध किनके साथ होगा, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों, जिस प्रकार अफ्रीका और अल्जीरिया एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना जो हैं ये एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। यदि आप एक का चयन किए हैं तो साथियों आपके बिल्कुल जो हैं यहाँ से सही आंसर हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके जीके जीएस में भी बनेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये प्रश्न संख्या आपके जो है यहाँ से 2। ये वेन आरेख के प्रश्न हैं। प्रश्न में कहा कि देखो, महिला हैं, प्रोफेसर हैं और विधवा हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, एक डायग्राम महिला का बना लेते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पर हम एक महिला का डायग्राम बना लेते हैं। अब पहले हम विधवा का डायग्राम बनाएंगे, फिर बाद में प्रोफेसर का डायग्राम बनाएंगे। तो महिला और विधवा में क्या संबंध है, तो विधवा कौन होते हैं, तो जितने महिला होते हैं वही ना विधवा होगा, तो महिला के ही अंतर्गत आ जाएगा। तो महिला के अंतर्गत कौन आ गया, विधवा। अब उसके बाद प्रोफेसर का डायग्राम बनाना है। तो आप याद रखिएगा, प्रोफेसर का डायग्राम जो बनेगा, कुछ विधवा भी महिलाएं प्रोफेसर होते हैं और कुछ महिलाएं भी प्रोफेसर होते हैं। सभी महिलाएं तो प्रोफेसर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ विधवा और कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो गए। और इस टाइप के जो हैं आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो बी साथियों यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपके ये 3 है। इसमें कहा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जब भी दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है, जो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट वाले चीज़ कहाँ जाते हैं, राइट की ओर चला जाता है, और राइट वाले चीज़ जो हैं लेफ्ट की ओर बन जाते हैं। इसलिए आप ध्यान से इन प्रश्नों को हल कीजिए। सबसे पहले पी जो है, पी आपका पलट के इस तरह से होगा। और विकल्प ए में देखो कुछ उल्टा चीज़ बन पा रहे हैं, तो ये आपके गलत होगा। उसके बाद साथियों ए जो हैं, ये आपके कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप यहाँ पर ए को बना लीजिएगा और सभी में इस तरह दिया गया है। डब्लू को आप चेंज करोगे तो इसी तरह रहेगा, जबकि बी वाले में देखो तो नीचे की ओर डब्लू आ गया, तो ये भी आपके रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद साथियों एम के बारे में यदि हम बात करें तो एम का कुछ इस तरह के पोर्शन होगा, जो कि दोनों विकल्प में है। उसके बाद एफ आपका इस तरह से होगा, और आप डी में देखोगे एफ नीचे की ओर कर दिया गया, इसलिए आपके डी वाले यहाँ से रॉन्ग होगा। यहाँ से सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। 4 में कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान से आप इन संख्याओं को देखो। सबसे पहले आप इन सीक्वेंस को यहाँ पर लिख लो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 14,16, आगे हैं 34, आगे हैं 104, आगे हैं 418। यानी हम कह सकते हैं छोटे नंबर से जो हैं काफ़ी बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गुना और प्लस करना होगा। जैसे आप 14 से 16 पर जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझिए। 14 से 16 पर जाइएगा तो 14 गुना 1 14, अब प्लस आप 2 कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। 16 से 32 पर जाइएगा तो यहाँ पर 16 गुना 2 32, 32 में आपको 2 जोड़ दो तो ये आपके 34 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 34 से आप 104 पर जाइएगा। 34 तिया के 102 होगा। 102 में आपको 2 जोड़ देना है तो ये आपके 104 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे भी करना था। यहाँ पर 4 गुना करोगे, 104 गुना 4 कीजिएगा तो 416 होगा। 416 में आपको 2 जोड़ देना है। सेम प्रोसेस आगे लगाना है। गुना आपको 5 करना है, प्लस आपको 2 करना है तो 8 पंचे के 40 होगा। 8 गुना 5 कीजिएगा 40, और 40 में ये 2 को आप जोड़ दीजिए। 40 और 2 आपका 42 हो जाएगा। हासिल यहाँ से 4 रहेगा। ये 5 गुना 1 कीजिएगा 5 होगा। 5 4 आपका 9 हो जाएगा। 5 गुना 4 कीजिएगा 20 हो जाएगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2092 होगा। और 2092 हम देख पा रहे हैं कि सी वाले विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका सी यहाँ से जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2092। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 5 है। इसमें से कहा कि POSTED को इस प्रकार से लिखा जाता है तो COUNTS को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन अक्षर को यहाँ पर उतार लेते हैं। PO, उसके बाद देखो S, फिर देखो T, फिर E है, फिर यहाँ से देखो D है। उसी को आप यहाँ पर क्या करो, सामने से उतार लो। TP, उसके बाद देखो Q, फिर साथियों E हैं, फिर F और U। जिसका कुछ पूछा आप उनको भी एक बार सामने उतार लिया करो, बहुत ही बेहतर होगा। अब ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिए। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे प्रश्न को तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, और वह क्या चीज़ समझ में आएगा तो वह आप ही बता सकते हो। क्रॉस में यदि हम देखें इन 3 लाइन पर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं P से Q बना, फिर O से P बना, फिर S से T बना। यहाँ तक में आपने देखा कि ये 3 में +1 किया गया। फिर उसी प्रकार देखो साथियों, सेम D से E बना, E से अब बना, T से U बना। यहाँ पर भी देखा जाए इन 3 लाइन में +1 किया गया। तो वही पैटर्न आपको सेम यहाँ पर भी लगा देना है। तो यहाँ पर आपको +1 करना है तो U के बाद भी हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा, C के बाद D होगा। यदि विकल्प में देखें तो VPD आपके मात्र एक विकल्प में है और कहीं पर भी नहीं है। चाहो तो आप इनको भी पूरी तरह से चेक कर सकते हो। S के बाद T होगा, T के बाद U होगा और N के बाद O हो जाएगा। तो सेम पैटर्न के अनुसार आपने हल किए तो आपके विकल्प ए यहाँ से सही आंसर होगा। ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपके 6 है।
इसमें का असंगत उस शब्द का चयन कीजिए। अब 4 विकल्प आपके पास हैं, जबकि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं और एक जो है अलग है। कौन सा अलग है? ध्यान से आप समझो। पेसो हैं, रियाल हैं और ये बात हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों किसी ना किसी देश की मुद्रा हैं। और ये ओस्लो जो है साथियों, ओस्लो राजधानी है। ओस्लो क्या है? याद रखिएगा, ओस्लो जो है राजधानी है। इसलिए आपके डी जो है यहाँ से सबसे अलग और भिन्न होगा। डी क्या होगा? सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 7 हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट 7 हैं। ध्यान से आप सभी इन प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। तो ध्यान से आप देखा जाए तो इनको खोलने के बाद आप किस तरह प्राप्त कर पाओगे। सबसे देखा जाए तो ये वाले भाग जहाँ पर हैं वह तो रहेगा ही, जबकि सभी में हैं। उसके बाद यदि खुलेगा तो ये गोला आपका यहाँ पर बनेगा इस तरह से, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर इधर भी इस तरह से बन जाएगा, फिर साथियों आपका इधर भी इस तरह से बन जाएगा, यानी चारों साइड से बनेगा। तो ध्यान से देखा जाए कि चारों साइड से कहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो डी गलत होगा, यहाँ पर गोला की कमी है। तो इस तरह से बनते हुए नज़र आपको मात्र बी में आ रहा है। तो साथियों आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर है। बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें से देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध हैं जो दिए गए संख्या समूह की संख्याओं में है। ध्यान से देखना है, जो पैटर्न आप इसके बीच लगाइएगा वही पैटर्न देखना है कौन सा विकल्प में आ रहा है। तो सबसे पहले 4 और 3 छोटा नंबर हैं। इन दो छोटे से बड़ा नंबर बनाने का आप प्रयास करो। यदि आप जोड़ोगे तो 7 होगा। 7 जोड़कर ये पीछे वाले नंबर लगा दो तो पुर जाएगा। उसी तरह आप विकल्प में देखो तो कहीं पैटर्न नहीं लगेगा। यदि आप ये 4 का क्यूब कर दो, 4 पर पावर 3 कर दें तो 4 पर पावर 3 64 हो जाएगा। 4 पर पावर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा 64 हो जाएगा। फिर इन 3 पर पावर 2 कर दें, 3 पर पावर 2 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो 9 होगा। 64 और 9 जो हैं आप ध्यान से देखिएगा तो 73 होगा। क्या होगा? 73 होगा। उसी प्रकार इन 5 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब 125 होगा। इन 4 का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग 16 होगा। तो यहाँ से आपके 141 होगा। 141 जो हैं विकल्प ए में दिया गया है, तो ए आपके बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। आप विकल्प का सेता ले लो, बहुत आसान होगा। यहाँ से हम देखें 1 2 4, या तो पहले 1 आएगा या तो 2 या तो 4। ये 3 और 5 तो आ नहीं सकते हैं। 1 2 और 4 में जहाँ तक आपको सेम नज़र आते हैं आप वहाँ तक कट करो। कट कर दिए। यहाँ पर यू हैं, यहाँ पर ओ हैं। तो साथियों यू और ओ में पहले कौन आते हैं? तो पहले ओ आते हैं। या तो पहले 2 आएगा या तो 4 आएगा।
फिर से 2 4 में आपको जहाँ तक सेम पैटर्न नज़र आते वहाँ कट करो, कट कर दिए। अब यहाँ पर देखो ई है, ई और यहाँ पर जो है आई है। जब आप ABCD को लिखते हो साथियों तो पहले आप ई को लिखते हो या आप पहले आई को लिखते हो? तो कहेंगे सर पहले तो जो है ई को लिखते हैं। इसका अर्थ होगा सबसे पहले वाले क्रम आपका यहाँ से 2 वाला होगा। जब 2 वाले सबसे पहले क्रम आ जाएगा तो ये सभी तो रॉन्ग हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा कि देखते देखते आपने आंसर का चयन कर लिया। पूरे प्रश्न को यहाँ से हल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ से साथियों आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके पेपर में निहित आकृति 101% पूछा ही जाता है। तो प्रश्न में कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृतियों अंतःस्थापित हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है इस टाइप का सेम फिगर कहाँ पर दिया गया है, किस विकल्प में छिपा हुआ है। विकल्प ए में तो नहीं है कहीं पर। बी वाले में देखा जाए तो बी वाले में आप ये लाइन यहाँ से लो, फिर ये लाइन यहाँ से लेंगे, यहाँ आएगा और उसके बाद ये कोनिया लाइन, ये वाला लाइन नहीं, ये वाला लाइन फिर आपका दोबारा जो है रिटर्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे वाला लाइन जो है नहीं गया है, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। अब साथियों अब जो है सी में देखो, सी में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो ये लाइन हम यहाँ से आएंगे, फिर इधर मुड़ेंगे, फिर आप उसके बाद जो हैं उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो ये लाइन हम नीचे ले लेंगे यहाँ से, ये वाला फिर ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा और ये बीच में छोटा सा लाइन बनेगा। तो ये चीज़ जो है सी वाले विकल्प में है। तो सी जो है यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखिएगा। इसमें भी कहा कि असंगत हैं, उस असंगत अक्षर का चयन करें। यहाँ से आपको बताना है कौन सा अलग है, कौन सा असंगत है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो टी का नंबर 20 होता है, वाई का नंबर 25 होता है, तो यहाँ 5 प्लस किया गया। बी का नंबर 2 होता है, जी का नंबर 7 होता है, 5 प्लस किया गया। एल का नंबर 12, क्यू का नंबर 17, 5 प्लस किया। के का नंबर 11, पी का नंबर 16, यहाँ भी 5, यहाँ तो सभी में 5 किया। आगे चेक करो, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, तो प्लस 5 किया। एल का नंबर 12, पी का नंबर 16, तो यहाँ 4 प्लस किया। भी का नंबर 22, ए का नंबर 27, 5 प्लस किया, क्योंकि ए का नंबर 1 भी होता है और 26 के बाद 27 भी काउंट कर सकते हो। यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26, 5 प्लस। तो यहाँ से बी को आप अलग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है +4 बाद में किया गया, जबकि सभी में +5 किया गया है। इसलिए आपका यहाँ से बी वाले जो हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। बी वाले क्या होगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ये आपके 12 हैं। इनमें का निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या आ सकती है। तो नंबर आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे सभी नंबर घटते चला गया है। तो पहले हम इन संख्याओं को यहाँ पर एक बार उतार दे रहे हैं। अब यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगा। तो 50 से 39 पर जाने के लिए कितना माइनस किया गया? 10 में से 9 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ से -11 किया गया। आगे देखो 9 में से 7 चला जाएगा 2 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -12 किया गया।
इसके बाद देखो 7 में से 4 चला गया, 4 1, यहाँ पर -14 की कमी है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर जो है देखो 11 12, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 50 39 27 14, 11 के बाद हुआ 13, यहाँ पर आपका जो है 13 की कमी होना चाहिए। यहाँ पर 27 में से 14 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 4, यहाँ तो इसे 14 की ही कमी हो रहा है। आगे देखो 0 लाने के लिए फिर से -14 की कमी करोगे। अब आगे क्या, यदि यहाँ पर 11 12 13 14, तो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर -15 की कमी होना चाहिए, तब जाकर आपके जो है -15 होगा। यहाँ पर विकल्प को सही करना होगा, तो यहाँ पर आपका 8 होगा। यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तब जाकर इस जगह जो है 27 के जगह 8 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट किया गया है। तब जाकर ये पैटर्न आपका लगेगा, यानी आपका जो है यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। इसमें से कहा एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बताना इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो डायरेक्टली हल करते हैं। अम का नंबर 13, ओ का 15, यहाँ पर +2 किया, ओ का 15, क्यू का 17, यहाँ भी +2 किया, क्यू का 17, एस का 19, यहाँ भी +2 किया। आगे भी देखो आप +2 करोगे 21 पर आपका यू आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ से जो है गलत हो गया, 2 विकल्प, क्योंकि यू से शुरुआत होगा। आगे ओ का नंबर 15, एम का 13, माइनस जो है 2 की कमी, एम का 13, के का 11, -2 की कमी, के का 11, आई का 9, -2 की कमी। आगे भी आप -2 की कमी करोगे तो 7 होगा, 7 पर जी होगा, तो यू एच वाले आपके गलत होगा। यहाँ से जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ये आपके 14 हैं। इसमें कहता है नीचे दिए गए वेन आरेख में यदि समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है, त्रिभुज कारपोरेट कर्मचारियों को निरूपित करता है और वृत्त पिता को निरूपित करता है, तो कितने मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं हैं। सिंपल है, पिता नहीं होना चाहिए। और ये वृत्त वाले डायग्राम जो हैं पिता को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम वृत्त के अंतर्गत जितने भी आ रहे उनको हटा दूँ, उनको यहाँ से क्या किए, हटा दिए। अब मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और कारपोरेट होना चाहिए। तो ये 6 जो हैं मनोवैज्ञानिक और कारपोरेट के अंदर में आएगा, क्योंकि यही 2 हिस्सा बच रहा है। और समचतुर्भुज जो हैं मनोवैज्ञानिक को दर्शाया, त्रिभुज जो है कारपोरेट को दर्शाया। तो दोनों में कौन आ रहा है, तो दोनों में 6 आ रहा है। इसलिए आपका जो है यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में देखो ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। अच्छे प्रश्न हैं, इस लेवल के आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। कहा कि सिगद्रा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ की ससुर से मिली हैं, तो वह किससे मिली हैं। तो यदि आप प्रश्न को खुद पर लेते हो तो बहुत आसान हो जाते हैं। सिगद्रा के अंदर मान लो आप हैं, वह अपनी माँ, ठीक है, आपके माँ, तो आपके माँ हुआ, माँ के इकलौते भाई यानी कि मामा से आप मिले, फिर मामा के बेटे, तो साथियों मामा के बेटे एक तरफ से आपके ममेरा भाई हुआ, बेटे की माँ यानी कि मामा के बेटे के भाई, बेटे की मामा के बेटे की माँ यानी आपको वह मामी हो गई, मामी के ससुर,
माने कि माँ के ससुर यानी कि आपके मामी के ससुर। तो साथियों माँ के ससुर से मिली हैं तो वह किससे मिली हैं? तो एक तरफ से मामी के ससुर जो होगा वह कौन होगा? तो मामी के ससुर जो होता है वो कौन लगता है साथियों? तो वो एक तरफ से जो है आपके नाना होगा। कौन हो जाएगा? नाना हो जाएगा। ठीक है, मामी के ससुर जो होगा वो आपका कौन होगा? नाना ही तो होगा। तो चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ से आपके बहुत इम्पोर्टेंट साइंस के स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी अच्छे लेवल से तैयारी करते रहिएगा साथियों। प्रश्न को प्रश्न में कहता है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ से जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का समीकरण क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा F बराबर ma। यदि आप यहाँ से B का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक होता है न्यूटन। B आपका यहाँ से राइट आंसर होगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। C आपका यहाँ से सही आंसर होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आगे की प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। B यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। C यहाँ से आपका सही आंसर होगा, दूरी की इकाई होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधी का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधी का SI मात्रक ओम होता है। C आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, ओम होता है। आगे हैं, वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसके उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। B यहाँ से राइट आंसर होगा, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता की इकाई डायऑप्टर होता है। C यहाँ से देखिएगा बिल्कुल सही आंसर होगा, डायऑप्टर। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है साथियों NaCl। B आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। C आपके यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? तो याद रखिएगा 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। B यहाँ से आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस जो होता है हाइड्रोजन होता है। D जो है आपके यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न में है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। B जो है आपके यहाँ से सही आंसर होगा।
आगे की प्रश्न है, पीएच स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो पीएच स्केल की रेंज जो है 0 से 14 तक होती है। बी आपका राइट आंसर होगा, 0 से 14 होती हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होते हैं। क्या होते हैं साथियों? मीथेन। सी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा पारा। डी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन तक होता है। बी आपके जो हैं बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गिरह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सी जो है साथियों आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए हम मैथ्स के प्रश्न को देखते हैं, और मैथ्स के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे M1 D1 H1 बटे आपके W1 ये किसके बराबर होगा? तो ये होता है M2 D2 H2 बटे जो हैं आपके W2 के बराबर होता है। तो इसके सभी के मतलब समझ लीजिए। M1 का मतलब मैन आदमी की संख्या, D1 मतलब दिन की संख्या, H1 मतलब घंटे की संख्या, W1 का मतलब होता है कितना काम है। फिर उसी तरह M2 मतलब मैन की संख्या, D2 मतलब दिन की संख्या, H2 मतलब घंटे की संख्या, W2 मतलब जो है आपके मैन की संख्या होगा। तो जो चीज़ मालूम रहेगा आप उनको रखिएगा। जैसे 12 व्यक्ति किसी काम को, ठीक है 12 व्यक्ति हैं, अब किसी काम को वह 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर बताओ 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करना है? यानी आपको D2 यहाँ से जो है साथियों निकालना है। तो हल कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो D2 का जो है मान कितना आया? तो D2 का मान यहाँ से देखा जाए तो 6 दिन आया। 6 दिन जो हैं आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो ध्यान से आप प्रश्न को देखिए। कहा कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता है। ठीक है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? फिर से यहाँ से आपको D2 जो है निकालना है। कट करते हैं, ये 10 से 10 कट होगा, 12 से 12 कट होगा। तो यहाँ से D2 का मान कितना आया? तो D2 का मान आपका 8 आया। तो 8 आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 क्या होगा साथियों? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसमें से कहा 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक तालाब खोदते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब को खोदता है। तो 24 व्यक्ति, तो यहाँ पर आप 24 को रखोगे
24 व्यक्ति कितने घंटे में H2 का मान यहाँ से निकालना है। काम 2 गुना करेगा और ये 14 दिन तक खोदता है। तो काम यहाँ पर 2 गुना क्या है, तो आप यहाँ पर नीचे 2 गुना रखोगे। तो इसको हल करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना के 24, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 2 से आपका 20, 10 बार में कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 घंटे में काम को पूरा करेगा। यहाँ से आपने देखा विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों, हम इम्पोर्टेंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए हैं इस क्लास में। इस क्लास को आप सभी एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑल कीजिए। और आपको 15 रीजनिंग के प्रश्न, जीके साइंस के प्रश्न 20 और मैथ्स के 3, तो कुल हम आपको 38 प्रश्न कराएं। इन 38 प्रश्न में कितने प्रश्न आप राइट किए वह भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।